कभी एक ऐसा दौर भी गुजरा है जब दोस्ती की कस्में भी सोने से ज्यादा भारी समझी जाती थीं। और उसी दौर में एक पुराना तिजारती शहर था जिसका नाम ज़रा-फ़शां था, जहां सुबह की अजान के साथ ही बाजार की रौनक जाग उठती और रात ढलने के बाद भी चिरागों की रोशनी में सौदे चलते रहते थे। इसी शहर की एक तंग गली के मोड़ पर एक छोटी सी टपरी थी जहां सुलेमान बैठा करता था। पेशे से मोची, मगर अपने काम में ऐसा माहिर कि फटे हुए जूते भी उसके हाथों से निकलकर जैसे नई जिंदगी पा लेते थे। उसकी उंगलियां धागे और चमड़े के साथ इस तरह चलती जैसे कोई पुराना कारीगर अपने हुनर की इबादत कर रहा हो। मगर उसके अपने हालात इतने आसान नहीं थे। कपड़े सादे और पुराने, खाना कभी पूरा तो कभी अधूरा, लेकिन चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। बाजार के लोग उसे पहचानते थे, कुछ उसकी तारीफ करते तो कुछ उसे उसके पेशे की वजह से छोटा समझते। कोई कहता काम तो अच्छा करता है, तो कोई बस इतना कहकर आगे बढ़ जाता, मोची ही तो है। लेकिन जब भी किसी का जूता टूटता, कदम खुद ब खुद उसी की टपरी की तरफ मुड़ जाते। सुलेमान कम बोलता था, हर बात का जवाब धीरे और सादगी से देता, और काम करते वक्त अक्सर उसके होंठों पर दुआ होती, या अल्लाह इसमें बरकत दे, जैसे हर टांका वो अपने भरोसे के साथ जोड़ रहा हो। उसी ज़रा-फ़शां की गलियों में फरीद भी था, एक रेहड़ी वाला जो हर रोज अलग अलग सामान बेचता, कभी फल तो कभी मसाले और कभी ऐसी छोटी चीजें जो राह चलते लोग खरीद लेते थे। फरीद की पहचान उसकी मीठी जबान और हंसमुख मिजाज से थी। वो हर किसी से ऐसे बात करता जैसे बरसों से जानता हो, और लोग भी उसके पास रुककर दो पल बातें किए बिना आगे नहीं बढ़ते थे। मगर उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी दोस्ती थी जो उसने बचपन से सुलेमान के साथ निभाई थी। दोनों ने एक ही गलियों में खेलते हुए अपना बचपन गुजारा था, एक ही धूल में दौड़े थे, और वक्त के साथ जब जिम्मेदारियां आईं तो उनके रास्ते अलग हो गए, मगर दिलों का रिश्ता वैसा ही रहा। हर सुबह फरीद अपनी रेहड़ी लगाने से पहले सुलेमान के पास जरूर आता और हंसते हुए कहता, अरे सुलेमान, आज भी वही पुराने जूते या कुछ नया कमाल दिखाओगे? सुलेमान हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता, जो किस्मत में है वही होगा फरीद, और फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते। बाजार के लोग अक्सर इन दोनों को साथ देखकर हैरान होते। कोई कहता कैसी जोड़ी है, एक चुप रहता है और दूसरा रुकने का नाम नहीं लेता। मगर उन्हें क्या मालूम था कि इन दोनों के बीच की समझ कितनी गहरी थी। कई बार फरीद अपने लिए लाया हुआ खाना सुलेमान के साथ बांट लेता, और कई बार सुलेमान बिना कुछ कहे फरीद की टूटी चप्पल ठीक कर देता, जैसे एहसान का कोई हिसाब ही नहीं था। उनकी दोस्ती में ना कोई दिखावा था और ना कोई शर्त, बस एक सच्चा रिश्ता था जो वक्त के साथ और मजबूत होता जा रहा था। उस दौर में जब हर चीज का सौदा होता था, वहां भी इन दोनों की दोस्ती एक ऐसी अमानत थी जो किसी कीमत पर खरीदी नहीं जा सकती थी। और धीरे धीरे ज़रा-फ़शां के बाजार में लोग इन दोनों का नाम सिर्फ उनके काम से नहीं, बल्कि उनकी सच्ची दोस्ती के मिसाल के तौर पर लेने लगे थे। जैसे इस भीड़ भरे शहर में भी एक कोना ऐसा था जहां वफा अब भी जिंदा थी और भरोसा अब भी सांस ले रहा था। अगर आपको सच्ची दोस्ती की ये शुरुआत पसंद आई हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाएं, क्योंकि हर कहानी की असली सीख आखिर तक मिलती है। ज़रा-फ़शां के उसी रौनक भरे बाजार में वक्त धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता रहा, और सुलेमान और फरीद की दोस्ती भी उसी तरह हर दिन के साथ और गहरी होती चली गई, जैसे पुरानी लकड़ी वक्त के साथ और मजबूत हो जाती है। सुबह की शुरुआत अक्सर एक जैसी होती। फरीद अपनी रेहड़ी को धकेलते हुए उसी गली में पहुंचता जहां सुलेमान अपनी टपरी के सामने बैठा धागा पिरो रहा होता। अरे सुलेमान, आज फिर इतनी सुबह काम शुरू कर दिया? फरीद हंसते हुए कहता, और सुलेमान बिना सिर उठाए जवाब देता, रिज़्क़ का वक्त किसी का इंतजार नहीं करता फरीद। दोनों की ये छोटी छोटी बातें जैसे उनके दिन की शुरुआत को आसान बना देती थी। बाजार के लोग भी अब इस आदत से वाकिफ हो चुके थे कि जहां सुलेमान होगा वहां थोड़ी देर में फरीद भी जरूर दिखेगा। कभी फरीद अपनी रेहड़ी से कोई फल उठाकर सुलेमान के सामने रख देता और कहता, ले कुछ खा ले, सारा दिन काम करता रहता है। और सुलेमान हल्की सी मुस्कान के साथ उसे स्वीकार कर लेता, बिना किसी दिखावे के, जैसे ये सब बहुत सामान्य हो। इन्हीं दिनों एक शाम जब बाजार धीरे धीरे खाली हो रहा था और दुकानों के चिराग एक एक करके बुझने लगे थे, फरीद सुलेमान के पास बैठ गया। उसके चेहरे पर उस दिन एक अलग ही गंभीरता थी। सुलेमान, उसने धीमी आवाज में कहा, हम कब तक ऐसे ही रोज कमाएं और रोज खर्च करें? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ जमा करें, कुछ बड़ा करें? सुलेमान ने अपने हाथ का काम रोका। पहली बार उसने ध्यान से फरीद की तरफ देखा और बोला, जो थोड़ा है वही काफी है फरीद, बरकत उसी में होती है। मगर फरीद ने सिर हिलाया।
बरकत ठीक है, मगर अगर हम दोनों मिलकर अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा जोड़ें तो शायद आगे चलकर कुछ बेहतर कर सकें। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर सुलेमान ने धीरे से कहा, अगर नीयत साफ हो तो कोशिश करने में हर्ज नहीं। उसी रात दोनों ने फैसला किया कि हर दिन की कमाई में से थोड़ा हिस्सा अलग रखेंगे, बिना किसी लालच के, सिर्फ एक बेहतर कल की उम्मीद में। बाजार के एक बुजुर्ग दुकानदार हाजी करीम अक्सर इन दोनों को देखता रहता था। उसने एक दिन मुस्कुराकर कहा, अरे तुम दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही मशवरे हो रहे हैं, क्या इरादा है? फरीद तुरंत बोला, हाजी साहब बस थोड़ा आगे का सोच रहे हैं। और सुलेमान चुपचाप सिर झुकाकर अपने काम में लगा रहा। हाजी करीम ने गहरी नजर से दोनों को देखा और कहा, दोस्ती में हिसाब कम ही रखा करो, वरना दिलों में फर्क आ जाता है। फरीद ने हंसकर बात टाल दी, मगर सुलेमान के चेहरे पर एक हल्की सी सोच उतर आई। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, जैसे वो हर बात को अपने अंदर ही संभाल लेना जानता था। दिन बीतते गए और दोनों ने अपने फैसले पर अमल करना शुरू कर दिया। फरीद हर शाम अपनी कमाई में से कुछ सिक्के निकालकर एक छोटे से कपड़े में बांध देता और सुलेमान भी अपनी तरफ से वही करता। दोनों उस गठरी को बड़ी एहतियात से संभालते, जैसे उसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि उनका भरोसा बंधा हो। बाजार के लोग अब उनकी इस नई आदत को भी नोटिस करने लगे थे। कोई कहता, लगता है दोनों कुछ बड़ा सोच रहे हैं, तो कोई बस मुस्कुराकर कह देता, देखो कब तक साथ निपटा है। मगर इन बातों का असर न फरीद पर होता और न ही सुलेमान पर, क्योंकि उनके बीच का रिश्ता इन आवाजों से कहीं ज्यादा मजबूत था। फरीद की फितरत अब भी वही थी। वो हर किसी से खुलकर बात करता, जल्दी फैसले लेता और कभी-कभी बिना सोचे समझे भी कदम उठा लेता। दूसरी तरफ सुलेमान हर चीज को सब्र से देखता, हर फैसले को दिल में तौलता और फिर आगे बढ़ता। यही फर्क उनके बीच एक अजीब सा संतुलन बना देता था, जैसे एक तेज हवा हो और दूसरा ठहरा हुआ दरख्त। कई बार फरीद कहता, तू इतना सोचता क्यों है? और सुलेमान बस इतना जवाब देता, सोचने से रास्ता साफ होता है। इन दोनों के बीच न कोई मुकाबला था, न कोई जलन, बस एक भरोसा था जो हर दिन के साथ और पक्का होता जा रहा था। जरा फशा के उसी शोर भरे बाजार में, जहां हर इंसान अपने फायदे की सोचता था, वहां सुलेमान और फरीद की दोस्ती एक ऐसी मिसाल बन रही थी जिसमें भरोसा, सादगी और साथ निभाने का वादा बिना कहे ही जिंदा था। क्या आपने भी कभी किसी पर इतना भरोसा किया है? कमेंट में लिखिए, आपकी बात किसी और के दिल तक पहुंचेगी। जरा फशान की उसी चहल पहल भरे बाजार में, जहां हर दिन नए सौदे होते और हर चेहरे पर अपने अपने हिसाब की फिक्र लिखी होती, वहीं धीरे धीरे फरीद के दिल में एक ऐसा ख्याल जन्म लेने लगा जिसे वो खुद भी पहले पहचान नहीं पाया। बात छोटी सी थी मगर असर गहरा था। अक्सर जब कोई ग्राहक सुलेमान के पास आता तो उसके काम की तारीफ करते हुए कहता, भाई इस मूची का हाथ बड़ा साफ है। और कभी कभी तो लोग अपनी चीजें बिना मोल भाव के उसके हवाले कर देते। ये सब देखकर फरीद के दिल में एक हल्की सी चुभन उठती, जिसे वो पहले हंसी में उड़ा देता था। एक दिन जब वो अपनी रेहड़ी पर खड़ा ग्राहकों को आवाज दे रहा था, तभी पास खड़े एक आदमी ने दूसरे से कहा, अगर भरोसे की बात हो तो सुलेमान जैसा कोई नहीं। ये जुमला फरीद के कानों में ऐसे पड़ा जैसे किसी ने अनजाने में एक बीज बो दिया हो। उसी दिन दोपहर के वक्त जब धूप तेज थी और बाजार में भीड़ कुछ कम हो गई थी, फरीद अपनी रेहड़ी को किनारे लगाकर पानी पी रहा था कि तभी वहां से गुजरा राशिद सौदागर। राशिद अपने चालाक दिमाग और तेज निगाहों के लिए मशहूर था। वो अक्सर लोगों की कमजोरियों को पहचानकर उनसे फायदा उठाने में माहिर माना जाता था। उसने फरीद को देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोला, क्यों फरीद, आज कुछ उदास लग रहे हो? फरीद ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, मगर फिर बोला, नहीं बस यूं ही सोच रहा था। राशिद ने थोड़ा और करीब आकर कहा, सोच तो हर कोई रहा है, मगर फर्क यह है कि कौन अपनी सोच को अपने हक में इस्तेमाल करता है। फरीद ने उसकी तरफ गौर से देखा, जैसे वो उसके इशारे को समझने की कोशिश कर रहा हो। राशिद ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पास जुबान है, चालाकी है, लोगों से मिलने का हुनर है, और तुम्हारा दोस्त सुलेमान, उसके पास सिर्फ एक हुनर है और लोग उसी को सर पर बिठाए हुए हैं। फरीद ने तुरंत कहा, वो मेरा दोस्त है, मगर उसकी आवाज में पहले जैसी मजबूती नहीं थी। राशिद हल्का सा हंसा और बोला, दोस्ती अपनी जगह, मगर दुनिया हिसाब से चलती है। यहाँ वही आगे बढ़ता है जो मौका पहचान ले। ये कहकर वो आगे बढ़ गया, मगर उसके अल्फाज फरीद के दिल में कहीं गहरे उतर गए। उस दिन के बाद फरीद की नजरें बदलने लगीं। अब जब भी वो सुलेमान को काम करते देखता तो उसे उसके हुनर के साथ साथ लोगों का भरोसा भी नजर आने लगा, और यही चीज उसे अंदर ही अंदर बेचैन करने लगी। एक शाम जब दोनों अपनी जमा की हुई गठरी को देख रहे थे, फरीद ने मुस्कुराकर कहा, देख धीरे धीरे कितना जमा हो गया है। मगर उसके मन में एक और ही हिसाब चल रहा था। सुलेमान ने सादगी से कहा, बरकत हो रही है, बस यही काफी है। और फिर उसने आसमान की तरफ देखकर एक छोटी सी दुआ मांगी। फरीद ने उस दुआ को सुना, मगर उसके दिल में अब सुकून की जगह एक हल्की सी खटास आने लगी थी।
बाजार के लोग अब भी दोनों की दोस्ती की मिसाल देते थे, मगर उन्हें क्या मालूम था कि इस रिश्ते के अंदर एक ऐसा बदलाव शुरू हो चुका है जो नजर नहीं आता मगर असर जरूर छोड़ता है। फरीद अब पहले की तरह हर बात खुलकर नहीं कहता था। कभी कभी चुप हो जाता, कभी बात को टाल देता। सुलेमान ने यह बदलाव महसूस किया। उसने एक दिन पूछा भी, सब ठीक है ना फरीद? फरीद ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, हाँ सब ठीक है, मगर उसकी आंखों में वो सच्चाई नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। रात को जब बाजार खाली हो जाता और हर कोई अपने अपने घर लौट जाता, फरीद अक्सर देर तक जागता रहता। उसके दिमाग में राशिद के शब्द गूंजते रहते, मौका पहचानो, और वो सोचता रहता कि क्या सच में वो पीछे रह रहा है। दूसरी तरफ सुलेमान अपनी थकान के बाद सुकून से सो जाता, जैसे उसे अपने हिस्से पर पूरा यकीन हो। यही फर्क धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी करने लगा था। जरा फशान के उसी पुराने शहर में, जहां हर दिन की रौनक के पीछे अनगिनत कहानियां छुपी होती थीं, वहां अब एक नई कहानी जन्म ले रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती के बीच लालच का एक छोटा सा बीज बो दिया गया था, जो वक्त के साथ क्या रंग लाएगा यह अभी किसी को मालूम नहीं था। याद रखिए, लालच की शुरुआत हमेशा छोटी होती है। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जरा फशान के बाजार में उस सुबह कुछ अलग ही हलचल थी, जैसे हवा में कोई नई खबर तैर रही हो और हर दुकानदार अपने अपने हिसाब से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसी दिन एक अमीर मुसाफिर शहर में आया जिसका नाम किसी को ठीक से मालूम नहीं था, मगर उसके कपड़ों और अंदाज से ये साफ था कि वो कोई बड़ा सौदागर है। वो बाजार की गलियों से गुजरता हुआ सीधे उस मोड़ पर पहुंचा जहां सुलेमान अपनी टपरी पर बैठा काम कर रहा था और फरीद अपनी रेहड़ी पास ही लगाए खड़ा था। मुसाफिर ने कुछ देर तक सुलेमान के हाथों को काम करते हुए देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, क्या तुम ऐसे जूते बना सकते हो जो मजबूत भी हों और देखने में भी बेहतरीन हो? सुलेमान ने सिर उठाकर अदब से जवाब दिया, हुजूर, कोशिश पूरी होगी, बाकी काम अल्लाह के हाथ में है। मुसाफिर ने उसकी सादगी और यकीन को देखा, फिर कहा, मुझे कई जोड़े चाहिए, ऐसे जो दूर के सफर में भी साथ निभाएं। और ये सुनते ही फरीद की आंखों में एक चमक आ गई। ये एक बड़ा मौका था, इतना बड़ा कि दोनों की अब तक की जमा पूंजी भी शायद कम पड़ जाए। मुसाफिर ने कुछ सिक्के बतौर पेशगी दिए और बाकी काम पूरा होने पर देने का वादा किया। उसके जाते ही फरीद ने उत्साह से कहा, देखा सुलेमान, यही तो मौका है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। उसकी आवाज में खुशी के साथ एक बेचैनी भी छुपी थी। सुलेमान ने धीरे से कहा, मौका है मगर इम्तिहान भी है, और फिर उसने बिना वक्त गवाए काम की तैयारी शुरू कर दी। दोनों ने अपनी जमा की हुई गठरी खोली, सिक्कों को गिना और तय किया कि सारा पैसा इसी काम में लगाया जाएगा। फरीद जल्दी जल्दी बाजार से जरूरी सामान लाना शुरू कर दिया, जबकि सुलेमान ने चमड़ा, धागा और औजार अपने सामने सजा लिए। दिन ढलने लगा मगर सुलेमान के हाथ नहीं रुके। उसकी उंगलियां लगातार चलती रहीं, जैसे हर टांके के साथ वो अपने भरोसे को भी मजबूत कर रहा हो। फरीद बीच बीच में आता, कभी कुछ पूछता, कभी सलाह देता, मगर उसका मन पूरी तरह काम में नहीं लग पा रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही ख्याल आता, इतना सारा पैसा, इतना बड़ा मौका, और फिर वो खुद ही उस ख्याल को झटक देता। रात गहरी होने लगी, बाजार के चिराग एक एक करके बुझने लगे, मगर अब भी सुलेमान अपनी टपरी के सामने बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, इसमें बरकत रखना, और फिर काम में लग गया। फरीद कुछ देर तक उसके पास बैठा रहा, फिर बोला, तू आराम भी कर ले, सुबह कर लेंगे। मगर सुलेमान ने सिर हिलाया, काम जितनी जल्दी पूरा हो उतना बेहतर है। उसकी आवाज में थकान थी मगर इरादा मजबूत था। फरीद ने उसे देखा, कुछ कहना चाहा मगर चुप रह गया। वो उठा और धीरे धीरे अपनी रेहड़ी की तरफ चला गया, मगर उसके कदमों में पहले जैसे सुकून नहीं थे। रात के सन्नाटे में उसके कानों में फिर वही अल्फाज गूंजते रहे जो राशिद ने कहे थे, मौका पहचानो। उस रात फरीद देर तक जागता रहा। उसने कई बार अपनी नजर उस गठरी पर डाली जिसमें अब उनका सारा भरोसा बंधा हुआ था। उसके दिल में एक ख्याल बार बार दस्तक देता, फिर वो खुद को समझाता, नहीं ये गलत है, मगर फिर वही आवाज उसे उकसाती। दूसरी तरफ सुलेमान अपने काम में डूबा हुआ था, जैसे दुनिया की कोई और चीज उसके लिए मायने ही नहीं रखती। उसकी खामोशी और सब्र उस रात भी वैसे ही थे जैसे हर दिन होते थे। सुबह होने से पहले ही काम का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका था। सुलेमान की आंखों में नींद की कमी साफ दिख रही थी, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। फरीद ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी, मगर उसके दिल के अंदर अब भी एक खींचातानी चल रही थी। जरा फशान के उस पुराने बाजार में, जहां हर दिन नए सौदे होते थे, वहां अब एक नई सौदा होने जा रहा था, जो सिर्फ पैसे का नहीं था बल्कि नीयत और भरोसे का भी था। और यही इम्तिहान अब दोनों दोस्तों के सामने खड़ा था। जिंदगी हर किसी को एक मौका देती है, आप क्या चुनते हैं वही आपकी कहानी बनाता है। जरा फशान के उस पुराने शहर पर उस रात एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे हर गली और हर दीवार किसी अनदेखे राज की गवाही देने को तैयार हो। बाजार के चिराग बुझ चुके थे, दुकानों के पट बंद थे और हवा भी धीमे कदमों से गुजर रही थी। उसी सन्नाटे के बीच सुलेमान अपनी टपरी पर बैठा था। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी, मगर हाथ अब भी काम में लगे हुए थे। आखिरी जोड़ा भी लगभग तैयार हो चुका था। उसने गहरी सांस ली,
अपने औजार एक तरफ रखे और धीरे से आसमान की तरफ देखते हुए कहा, या अल्लाह, इसे कबूल फरमा। फिर उसने उन जूतों को सलीके से रखा और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। थकान इतनी थी कि कब उसे नींद ने घेर लिया उसे खुद भी पता नहीं चला। इसी बीच अंधेरे के उसी साए में एक और साया धीरे धीरे उस गली की तरफ बढ़ा। ये फरीद था। उसके कदम धीमे थे मगर दिल की धड़कन तेज। वो कुछ दूर रुक गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहता हो कि कोई देख तो नहीं रहा। उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, मौका पहचानो। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे टपरी के करीब आ गया। सुलेमान वहीं बैठा था, गहरी नींद में, जैसे उसे अपने आसपास की दुनिया की कोई खबर ही ना हो। फरीद कुछ पल तक उसे देखता रहा, उसके चेहरे की सादगी और सुकून को, और एक पल के लिए उसके कदम ठिठक गए। उसके दिल में एक आवाज आई, ये तेरा दोस्त है। मगर दूसरी आवाज और तेज थी, यही तो मौका है। कांपते हाथों से उसने उस गठरी की तरफ हाथ बढ़ाया जिसमें उनकी सारी जमा पूंजी और तैयार माल रखा था। उसकी उंगलियां जैसे भारी हो गई थीं, मगर उसने खुद को रोका नहीं। उसने धीरे से गठरी उठाई, एक बार फिर सुलेमान की तरफ देखा जो अब भी बेखबर सो रहा था। फरीद की आंखों में एक पल के लिए झिझक आई, मगर अगले ही पल वो मुड़ा और तेज कदमों से अंधेरे में गुम हो गया। उस रात हवा ने भी कोई आवाज नहीं की, जैसे वो भी इस राज को अपने अंदर छुपा लेना चाहती हो। सुबह की पहली किरण के साथ जब बाजार में हलचल शुरू हुई, सुलेमान की आंख खुली। उसने उठकर चारों तरफ देखा, फिर जैसे ही उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां गठरी रखी थी, उसका दिल एक पल के लिए थम गया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, फिर अपने हाथों से हर कोना टटोलने लगा, मगर वहां कुछ नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, मगर उसने खुद को संभाला। कुछ ही देर में बाजार के लोग भी वहां जमा होने लगे। किसी ने पूछा, क्या हुआ सुलेमान? उसने धीमी आवाज में कहा, गठरी नहीं मिल रही। ये सुनते ही लोगों में हलचल मच गई। कोई बोला, अरे इतनी बड़ी चीज कैसे गायब हो सकती है? तो कोई शक भरी नजरों से उसे देखने लगा। उसी वक्त फरीद भी वहां आया। उसके चेहरे पर चिंता का भाव था, मगर दिल के अंदर एक तूफान छुपा हुआ था। उसने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ? सुलेमान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई इल्जाम नहीं था, बस एक सादा सा दुख था। सब चला गया फरीद, उसने बस इतना कहा। फरीद ने नजरें झुका लीं और बोला, ये कैसे हो सकता है? बाजार के लोग अब तरह तरह की बातें करने लगे थे। कोई कहता शायद खुद ही कहीं रख दिया होगा, तो कोई धीरे से फुसफुसाता, कौन जाने। मगर सुलेमान ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने बस एक गहरी सांस ली और चुपचाप बैठ गया। उसकी खामोशी में एक अजीब सा वजन था, जैसे वो हर सवाल को अपने अंदर ही दबा रहा हो। उसने ना किसी पर शक जताया, न किसी का नाम लिया, बस अपनी नजरें झुकाकर बैठा रहा। फरीद उसके सामने खड़ा था, मगर उसके कदम जैसे जम गए थे। वो कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द गले में ही अटक गए। जरा फशान के उस बाजार में उस दिन सिर्फ एक गठरी नहीं गायब हुई थी, बल्कि एक भरोसा भी चुपचाप टूट गया था, और उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। गलत फैसला एक पल में होता है, पर उसका असर पूरी जिंदगी चलता है। सोचिए जरूर। जरा फशान के बाजार में उस दिन के बाद जैसे हवा का रुख ही बदल गया था। जहां पहले सुलेमान के हुनर की बातें होती थीं, अब वहीं उसके बारे में शक की सरगोशियां होने लगी थीं। लोग आते, उसकी टपरी के सामने खड़े होकर धीरे धीरे बातें करते और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते। कोई खुलकर इल्जाम नहीं लगाता, मगर उनकी निगाहों में जो सवाल था वो सुलेमान से छुपा नहीं रहता था। एक दिन एक आदमी अपने टूटे जूते लेकर आया, मगर बैठते ही बोला, देखो भाई, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और फिर खुद ही हंस दिया, जैसे बात को हल्का बना रहा हो, मगर उस हंसी में भरोसा नहीं था। सुलेमान ने बस सिर झुकाकर जूते ले लिए और बिना कुछ कहे काम में लग गया। उसके हाथ पहले की तरह ही सफाई से चलते रहे, मगर उसके दिल पर अब एक अनदेखा बोझ था। धीरे धीरे काम कम होने लगा। जो लोग पहले बिना सोचे उसके पास आते थे, अब सोचने लगे। कुछ पुराने ग्राहक ही थे जो अब भी उसके पास आते थे, मगर उनकी संख्या भी घटती जा रही थी। दिन भर बैठने के बाद भी कई बार उसकी टपरी खाली रह जाती। फिर भी सुलेमान ने अपने काम को नहीं छोड़ा। वो हर सुबह वैसे ही बैठता, धागा पिरोता और इंतजार करता, जैसे उसे यकीन हो कि जो उसके लिए लिखा है वो उसे मिलकर रहेगा। शाम को जब बाजार की रौनक बढ़ती, तब भी वो चुपचाप अपने कोने में बैठा रहता, किसी से शिकायत नहीं करता, किसी से सफाई नहीं देता। इन्हीं दिनों मस्जिद के खदीम अब्दुल रहमान अक्सर उसे देखने आने लगे। वो एक बुजुर्ग और नरम दिल इंसान थे, जिनकी आंखों में एक अजीब सी समझ थी। एक शाम वो सुलेमान के पास आकर बैठे और बोले, बेटा, लोग जो कहते हैं उसे दिल पर मत लिया करो,
सच अपने वक्त पर सामने आता है। सुलेमान ने हल्की सी नजर उठाकर उन्हें देखा और बोला, मैंने किसी का हक नहीं मारा, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अब्दुल रहमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब्र आसान नहीं होता, मगर इसका फल जरूर मीठा होता है। ये सुनकर सुलेमान ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें झुका लीं, जैसे वो इन अल्फाज को अपने अंदर उतार रहा हो। दूसरी तरफ बाजार के लोग अब भी अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। कोई कहता, अगर बेगुनाह होता तो कुछ तो कहता, तो जवाब देता। खामोशी भी कभी कभी बहुत कुछ कह देती है। इन बातों का असर सुलेमान के आसपास तो था, मगर उसके अंदर एक अजीब सी ठहराव आ चुका था। वो अब हर दिन को बस एक इम्तिहान की तरह देखता, जिसमें उसे सिर्फ सब्र करना था। कई बार भूख भी उसके साथ खेल खेलती, मगर वो उसी सादगी से अपना दिन गुजार लेता जैसे उसे इसकी आदत हो गई हो। फरीद भी रोज उसे देखता था, मगर अब उनके बीच वो पहले जैसी बात नहीं होती थी। वो पास आता, कुछ कहने की कोशिश करता, मगर फिर चुप हो जाता। सुलेमान भी उससे कोई सवाल नहीं करता था, जैसे उसने हर जवाब पहले ही अपने अंदर ढूंढ लिया हो। ये खामोशी उनके बीच एक दीवार बन चुकी थी, जो हर दिन थोड़ी और ऊंची होती जा रही थी। एक दिन फरीद ने हिम्मत करके कहा, अगर तुझे किसी मदद की जरूरत हो तो बता देना। सुलेमान ने बस इतना कहा, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा, और फिर अपने काम में लग गया। जरा फशान के उस बाजार में जहां हर आवाज गूंजती थी, वहां अब सुलेमान की खामोशी सबसे ज्यादा भारी हो चुकी थी। उसकी बदनामी धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी थी, मगर उसने ना अपने रास्ते बदले ना अपने तरीके। वो वैसे ही काम करता रहा, वैसे ही दुआ करता रहा, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि इस अंधेरे के बाद एक रोशनी जरूर आएगी। और यही सब्र उसकी असली ताकत बनता जा रहा था। सब्र करना आसान नहीं होता। अगर आप भी सब्र रखते हैं तो दिल से एक हार्ट जरूर छोड़ें। जरा फशान के उसी बाजार में जहां कुछ ही दिनों पहले तक फरीद एक साधारण रेहड़ी वाला समझा जाता था, अब उसकी हालत बदलती हुई नजर आने लगी थी। उसकी रेहड़ी पहले से बड़ी हो गई, सामान भी अब ज्यादा और बेहतर दिखने लगा, और उसके पहनावे में भी एक नया रंग झलकने लगा था। लोग जब उसके पास आते तो कहते, वाह फरीद, लगता है कारोबार खूब चल निकला है। और वो मुस्कुराकर जवाब देता, बस दुआओं का असर है। मगर उसकी इस मुस्कान के पीछे एक बेचैनी छुपी होती, जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाता था। जो पैसा अचानक उसके पास आया था, उसने उसके हालात तो बदल दिए, मगर उसके दिल का सुकून कहीं खो गया था। राशिद सौदागर अब अक्सर उसके साथ नजर आने लगा था। कभी वो उसके पास खड़ा होकर सलाह देता, कभी उसे नए सौदों के बारे में बताता, और कभी उसकी कमाई में अपना हिस्सा भी ले लेता। फरीद को शुरुआत में ये सब आसान लगा, जैसे वो सच में आगे बढ़ रहा हो, मगर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो जिस रास्ते पर चल पड़ा है उसमें ठहराव नहीं है, सिर्फ दौड़ है। एक दिन राशिद ने उससे कहा, देखो फरीद, पैसा वहीं टिकता है जहां दिमाग तेज हो, वरना लोग छीन लेते हैं। और ये सुनकर फरीद ने सिर हिलाया, मगर उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया। रात को जब वो अपने घर लौटता तो उसके सामने सिक्कों की खनक जरूर होती, मगर दिल में एक सन्नाटा होता। वो बिस्तर पर लेटता, आंखें बंद करता, मगर नींद उससे दूर रहती। बार बार उसके सामने वही रात आ जाती जब उसने सुलेमान को सोता हुआ छोड़कर गठरी उठा ली थी। उसे सुलेमान का चेहरा याद आता, उसकी खामोशी, उसकी सादगी, और फिर वो बेचैन होकर करवट बदल लेता। मैंने जो किया सही किया या गलत, ये सवाल उसके अंदर गूंजता रहता, मगर वो खुद ही उस सवाल से भागने लगता। दिन में जब वो बाजार में खड़ा होता, लोग उसकी तरक्की की बातें करते, मगर वही लोग अब सुलेमान के बारे में भी बातें करते। बेचारा, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। और ये सुनकर फरीद के दिल में एक चुभन होती। वो कभी कभी दूर से सुलेमान को देखता, जो अब भी अपनी टपरी पर वैसे ही बैठा होता। कम काम के बावजूद वही सब्र और वही सादगी उसके चेहरे पर नजर आती। ये देखकर फरीद की नजरें खुद ब खुद झुक जाती। वो पास जाना चाहता, कुछ कहना चाहता, मगर उसके कदम आगे नहीं बढ़ते थे। राशिद ने एक दिन उसे टोका, तू बार बार उस मोची की तरफ क्यों देखता है? अब तू उससे आगे निकल चुका है। फरीद ने तुरंत कहा, वो मेरा दोस्त है, मगर इस बार उसकी आवाज में यकीन कम था। राशिद ने हल्की हंसी के साथ कहा, दोस्ती और कारोबार एक साथ नहीं चलते। और ये बात सुनकर फरीद चुप हो गया। उसके अंदर जैसे दो आवाजें लड़ रही थीं, एक उसे आगे बढ़ने को कहती और दूसरी उसे पीछे मुड़कर देखने को मजबूर करती। धीरे धीरे फरीद का कारोबार तो बढ़ता गया, मगर उसके दिल की हालत उलझती गई। जो लोग पहले उसके पास सिर्फ बातें करने आते थे, अब वही लोग उससे फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। कोई उधार मांगता, कोई सस्ता सौदा चाहता, और हर कोई उससे कुछ ना कुछ लेना चाहता। फरीद को अब समझ आने लगा था कि पैसा जितनी जल्दी आता है, उतनी ही जल्दी अपने साथ बोझ भी ले आता है। उसकी हंसी अब पहले जैसी खुली नहीं रही थी, उसकी बातों में भी एक बनावट आ गई थी।
जरा फशान के उस रौनक भरे बाजार में जहां हर कोई उसे अब एक कामयाब आदमी के रूप में देख रहा था, वहीं उसके अंदर एक खालीपन बढ़ता जा रहा था। बाहर से उसकी तरक्की साफ नजर आती थी, मगर अंदर से वो हर दिन थोड़ा और टूट रहा था। उसे अब समझ आने लगा था कि जो चीज उसने हासिल की है वो सिर्फ पैसा है, सुकून नहीं। और यही एहसास उसे हर रात बेचैन कर देता था, जैसे उसकी रूह उससे कोई जवाब मांग रही हो। हर चमक सच्ची कामयाबी नहीं होती। अगर बात समझ आई तो इस वीडियो को शेयर करें। जरा फशान के बाजार में फरीद की बढ़ती हुई हैसियत अब सबकी नजरों में थी, मगर उसी रौनक के पीछे एक ऐसी दरार भी बन रही थी जिसे अभी तक कोई साफ साफ देख नहीं पा रहा था। राशिद सौदागर अब पहले से भी ज्यादा फरीद के करीब रहने लगा था। हर बड़े सौदे में उसका हाथ होता और हर मुनाफे में उसका हिस्सा भी। फरीद को शुरू में यह सब आसान लगा था, जैसे वो सच में एक बड़े कारोबारी की राह पर चल पड़ा हो, मगर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि हर सौदे के साथ उसका भरोसा कहीं और गिरता जा रहा है। एक दिन राशिद उसके पास आया और बोला, एक बड़ा मौका है, अगर इसमें पैसा लगा दिया तो कई गुना लौटेगा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहले दिन थी, मगर इस बार फरीद के दिल में हल्का सा डर भी था। उसने पूछा, कितना लगाना होगा? राशिद ने बिना झिझक कहा, जितना है सब। और यही वो लफ्ज था जिसने फरीद को कुछ पल के लिए खामोश कर दिया। उस रात फरीद देर तक सोचता रहा। उसके सामने सिक्कों की खनक थी और दिमाग में राशिद की बातें। आखिर उसने वही किया जो उसके दिल की बेचैनी को कुछ देर के लिए दबा सके। उसने अपना सारा जमा किया हुआ पैसा राशिद के हवाले कर दिया, इस उम्मीद में कि अब वो और आगे बढ़ जाएगा। अगले कुछ दिन तक सब ठीक रहा। राशिद हर बार नई बातें करता, नए वादे करता और फरीद को यकीन दिलाता कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। मगर फिर एक दिन ऐसा आया जब राशिद बाजार में नजर नहीं आया। पहले तो फरीद ने सोचा कि शायद किसी काम में व्यस्त होगा, मगर जब दूसरा दिन भी गुजर गया और उसका कोई पता नहीं चला तो फरीद के दिल में एक अनजाना डर जाग उठा। तीसरे दिन फरीद खुद राशिद को ढूंढने निकला। उसने बाजार के हर कोने में पूछा, हर दुकानदार से खबर ली, मगर हर तरफ से बस एक ही जवाब मिला, सुना है कहीं बाहर चला गया। किसी को ठीक से मालूम नहीं था कि वो कहाँ गया और कब लौटेगा। ये सुनकर फरीद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके अंदर की सारी ताकत एक पल में खत्म हो गई हो। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जो कुछ उसने पाया था वो अब उसके हाथ से निकल चुका है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और दिल में एक भारी सा बोझ उतर आया। अब वही बाजार जो कभी उसे अपनी कामयाबी की गवाही देता था, वही उसे अजनबी लगने लगा। लोग जब उसे देखते तो पहले की तरह मुस्कुराते नहीं थे। कुछ के चेहरों पर सवाल होते, कुछ की निगाहों में शक। सुना है राशिद का पैसा भी इसमें लगा है, कोई धीरे से कहता तो कोई जवाब देता, पता नहीं सच क्या है। और ये बातें फरीद के कानों तक भी पहुंचती थीं। अब वो खुद उन निगाहों का बोझ महसूस करने लगा था जो कभी सुलेमान झेल रहा था। फर्क बस इतना था कि उस वक्त वो खामोश तमाशाई था और अब खुद उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। रात को जब वो अपने घर लौटता तो खाली हाथों का एहसास उसे चैन नहीं लेने देता था। वही बिस्तर, वही दीवारें, मगर अब उनमें सुकून नहीं था। उसे बार बार वो रात याद आती जब उसने सुलेमान से चुपके से सब कुछ ले लिया था। अब उसे समझ आने लगा था कि उस एक कदम ने उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया था। उसके दिल में पछतावे की एक आग जलने लगी थी जो हर दिन और तेज होती जा रही थी। उसने खुद से कहा, मैंने क्या कर दिया? मगर अब ये सवाल उसके पास लौटने का रास्ता नहीं था। धीरे धीरे उसका कारोबार भी गिरने लगा। जो लोग पहले उसके पास आते थे अब दूरी बनाने लगे थे। कोई उधार चुका नहीं रहा था, कोई नया सौदा नहीं कर रहा था। फरीद के हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसी बाजार के एक कोने में जहां कभी वो गर्व से खड़ा होता था, अब सिर झुकाकर खड़ा होता था। जरा फशान के उस शहर में अब एक और सच्चाई सामने आ रही थी कि जो रास्ता लालच से शुरू होता है वो अक्सर तन्हाई और पछतावे पर जाकर खत्म होता है। और फरीद अब उसी रास्ते के बीचों बीच खड़ा था जहां से हर तरफ बस अपनी ही गलतियों की गूंज सुनाई देती थी। सच्चाई देर से सामने आती है, लेकिन जब आती है तो सब बदल देती है। जरा फशान के बाजार में वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा, मगर हालात धीरे धीरे एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगे। जहां कुछ ही दिनों पहले तक सुलेमान के नाम पर शक की परछाई थी, वहीं अब उसी नाम के साथ एक अजीब सी सफाई भी जोड़ने लगी थी। ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि छोटे छोटे वाकयात के जरिए हुआ जो लोगों की सोच को बदलने लगे। एक दिन बाजार में एक पुराना ग्राहक आया जिसका नाम यूसुफ था। वो लंबे सफर से लौटा था और सीधे सुलेमान की टपरी पर पहुंचा। उसने अपने जूते आगे रखे और कहा, सुलेमान, इन्हें ठीक कर दो, रास्ते में बहुत साथ दिया इन्होंने। आसपास खड़े कुछ लोग ये देख रहे थे। उनमें से एक ने धीमे से कहा, तुम अब भी इसके पास आते हो? यूसुफ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, क्यों, इसमें क्या खराबी है? उस आदमी ने इशारे से कहा,
अरे जो हुआ था। यूसुफ ने बात काटते हुए कहा, मैं इसे सालों से जानता हूँ, इसने कभी किसी का हक नहीं मारा। यूसुफ की ये बात धीरे धीरे फैलने लगी, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुल गई हो। लोगों को याद आने लगा कि सुलेमान ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, उसने हमेशा अपने काम में ईमानदारी दिखाई है। कुछ लोग जो पहले उस पर शक कर रहे थे अब चुप होने लगे। बाजार में फुसफुसाहट का रुख बदलने लगा। जहां पहले सवाल थे वहां अब सोच थी। एक बुजुर्ग ने कहा, अगर ये बेगुनाह है तो हमने इसके साथ अच्छा नहीं किया। और ये जुमला जैसे कई दिलों को छू गया। धीरे धीरे सुलेमान की टपरी पर फिर से लोग आने लगे। पहले 2-1, फिर थोड़े और फिर वही पुरानी रौनक लौटने लगी। फर्क बस इतना था कि अब लोग उसके काम के साथ साथ उसकी खामोशी को भी समझने लगे थे। राशिद सौदागर अब अक्सर उसके साथ नजर आने लगा था। कभी वो उसके पास खड़ा होकर सलाह देता, कभी उसे नए सौदों के बारे में बताता और कभी उसकी कमाई में अपना हिस्सा भी ले लेता। फरीद को शुरुआत में ये सब आसान लगा, जैसे वो सच में आगे बढ़ रहा हो, मगर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो जिस रास्ते पर चल पड़ा है उसमें ठहराव नहीं है, सिर्फ दौड़ है। एक दिन राशिद ने उससे कहा, देखो फरीद, पैसा वहीं टिकता है जहां दिमाग तेज हो, वरना लोग छीन लेते हैं। और ये सुनकर फरीद ने सिर हिलाया, मगर उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया। रात को जब वो अपने घर लौटता तो उसके सामने सिक्कों की खनक जरूर होती, मगर दिल में एक सन्नाटा होता। वो बिस्तर पर लेटता, आंखें बंद करता, मगर नींद उससे दूर रहती। बार बार उसके सामने वही रात आ जाती जब उसने सुलेमान को सोता हुआ छोड़कर गठरी उठा ली थी। उसे सुलेमान का चेहरा याद आता, उसकी खामोशी, उसकी सादगी, और फिर वो बेचैन होकर करवट बदल लेता। मैंने जो किया सही किया या गलत, ये सवाल उसके अंदर गूंजता रहता, मगर वो खुद ही उस सवाल से भागने लगता। दिन में जब वो बाजार में खड़ा होता, लोग उसकी तरक्की की बातें करते, मगर वही लोग अब सुलेमान के बारे में भी बातें करते। बेचारा, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। और ये सुनकर फरीद के दिल में एक चुभन होती। वो कभी कभी दूर से सुलेमान को देखता, जो अब भी अपनी टपरी पर वैसे ही बैठा होता। कम काम के बावजूद वही सब्र और वही सादगी उसके चेहरे पर नजर आती। ये देखकर फरीद की नजरें खुद ब खुद झुक जाती। वो पास जाना चाहता, कुछ कहना चाहता, मगर उसके कदम आगे नहीं बढ़ते थे। राशिद ने एक दिन उसे टोका, तू बार बार उस मोची की तरफ क्यों देखता है? अब तू उससे आगे निकल चुका है। फरीद ने तुरंत कहा, वो मेरा दोस्त है, मगर इस बार उसकी आवाज में यकीन कम था। राशिद ने हल्की हंसी के साथ कहा, दोस्ती और कारोबार एक साथ नहीं चलते। और ये बात सुनकर फरीद चुप हो गया। उसके अंदर जैसे दो आवाजें लड़ रही थी, एक उसे आगे बढ़ने को कहती और दूसरी उसे पीछे मुड़कर देखने को मजबूर करती। धीरे धीरे फरीद का कारोबार तो बढ़ता गया, मगर उसके दिल की हालत उलझती गई। जो लोग पहले उसके पास सिर्फ बातें करने आते थे, अब वही लोग उससे फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। कोई उधार मांगता, कोई सस्ता सौदा चाहता, और हर कोई उससे कुछ ना कुछ लेना चाहता। फरीद को अब समझ आने लगा था कि पैसा जितनी जल्दी आता है, उतनी ही जल्दी अपने साथ बोझ भी ले आता है। उसकी हंसी अब पहले जैसी खुली नहीं रही थी, उसकी बातों में भी एक बनावट आ गई थी। जरा फशान के उस रौनक भरे बाजार में, जहां हर कोई उसे अब एक कामयाब आदमी के रूप में देख रहा था, वहीं उसके अंदर एक खालीपन बढ़ता जा रहा था। बाहर से उसकी तरक्की साफ नजर आती थी, मगर अंदर से वो हर दिन थोड़ा और टूट रहा था। उसे अब समझ आने लगा था कि जो चीज उसने हासिल की है वो सिर्फ पैसा है, सुकून नहीं। और यही एहसास उसे हर रात बेचैन कर देता था, जैसे उसकी रूह उससे कोई जवाब मांग रही हो। हर चमक सच्ची कामयाबी नहीं होती। अगर बात समझ आई तो इस वीडियो को शेयर करें। जरा फशान के उस बाजार में फरीद की बढ़ती हुई हैसियत अब सबकी नजरों में थी, मगर उसी रौनक के पीछे एक ऐसी दरार भी बन रही थी जिसे अभी तक कोई साफ साफ देख नहीं पा रहा था। राशिद सौदागर अब पहले से भी ज्यादा फरीद के करीब रहने लगा था। हर बड़े सौदे में उसका हाथ होता और हर मुनाफे में उसका हिस्सा भी। फरीद को शुरू में ये सब आसान लगा था, जैसे वो सच में एक बड़े कारोबारी की राह पर चल पड़ा हो, मगर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि हर सौदे के साथ उसका भरोसा कहीं और गिरता जा रहा है। एक दिन राशिद उसके पास आया और बोला, एक बड़ा मौका है, अगर इसमें पैसा लगा दिया तो कई गुना लौटेगा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहले दिन थी, मगर इस बार फरीद के दिल में हल्का सा डर भी था। उसने पूछा, कितना लगाना होगा? राशिद ने बिना झिझक कहा, जितना है सब। और यही वो लफ्ज था जिसने फरीद को कुछ पल के लिए खामोश कर दिया। उस रात फरीद देर तक सोचता रहा। उसके सामने सिक्कों की खनक थी और दिमाग में राशिद की बातें। आखिर उसने वही किया जो उसके दिल की बेचैनी को कुछ देर के लिए दबा सके। उसने अपना सारा जमा किया हुआ पैसा राशिद के हवाले कर दिया, इस उम्मीद में कि अब वो और आगे बढ़ जाएगा। अगले कुछ दिन तक सब ठीक रहा। राशिद हर बार नई बातें करता, नए वादे करता और फरीद को यकीन दिलाता कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। मगर फिर एक दिन ऐसा आया जब राशिद बाजार में नजर नहीं आया। पहले तो फरीद ने सोचा कि शायद किसी काम में व्यस्त होगा, मगर जब दूसरा दिन भी गुजर गया और उसका कोई पता नहीं चला, तो फरीद के दिल में एक अनजाना डर जाग उठा। तीसरे दिन फरीद खुद राशिद को ढूंढने निकला।
उसने बाजार के हर कोने में पूछा, हर दुकानदार से खबर ली, मगर हर तरफ से बस एक ही जवाब मिला, सुना है कहीं बाहर चला गया। किसी को ठीक से मालूम नहीं था कि वो कहाँ गया और कब लौटेगा। ये सुनकर फरीद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके अंदर की सारी ताकत एक पल में खत्म हो गई हो। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जो कुछ उसने पाया था वो अब उसके हाथ से निकल चुका है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और दिल में एक भारी सा बोझ उतर आया। अब वही बाजार जो कभी उसे अपनी कामयाबी की गवाही देता था, वही उसे अजनबी लगने लगा। लोग जब उसे देखते तो पहले की तरह मुस्कुराते नहीं थे। कुछ के चेहरों पर सवाल होते, कुछ की निगाहों में शक। सुना है राशिद का पैसा भी इसमें लगा है, कोई धीरे से कहता, तो कोई जवाब देता, पता नहीं सच क्या है। और ये बातें फरीद के कानों तक भी पहुंचती थीं। अब वो खुद उन निगाहों का बोझ महसूस करने लगा था जो कभी सुलेमान झेल रहा था। फर्क बस इतना था कि उस वक्त वो खामोश तमाशाई था और अब खुद उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। रात को जब वो अपने घर लौटता तो खाली हाथों का एहसास उसे चैन नहीं लेने देता। वही बिस्तर, वही दीवारें, मगर अब उनमें सुकून नहीं था। उसे बार बार वो रात याद आती जब उसने सुलेमान से चुपके से सब कुछ ले लिया था। अब उसे समझ आने लगा था कि उस एक कदम ने उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया है। उसके दिल में पछतावे की एक आग जलने लगी थी जो हर दिन और तेज होती जा रही थी। उसने खुद से कहा, मैंने क्या कर दिया? मगर अब ये सवाल उसके पास लौटने का रास्ता नहीं था। धीरे धीरे उसका कारोबार भी गिरने लगा। जो लोग पहले उसके पास आते थे अब दूरी बनाने लगे। कोई उधार चुका नहीं रहा था, कोई नया सौदा नहीं कर रहा था। फरीद के हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसी बाजार के एक कोने में जहां कभी वो गर्व से खड़ा होता था, अब सिर झुकाकर खड़ा होता था। जरा फशान के उस शहर में अब एक और सच्चाई सामने आ रही थी कि जो रास्ता लालच से शुरू होता है वो अक्सर तन्हाई और पछतावे पर जाकर खत्म होता है। और फरीद अब उसी रास्ते के बीचों बीच खड़ा था जहां से हर तरफ बस अपनी ही गलतियों की गूंज सुनाई दे रही थी। सच्चाई देर से सामने आती है, लेकिन जब आती है तो सब बदल देती है। जब कोई उससे पूछता, तूने उस दिन कुछ कहा क्यों नहीं, तो वो बस हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता। जो सच होता है उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। उसकी ये बात सुनकर लोग चुप हो जाते, जैसे उन्हें अपने ही सवाल का जवाब मिल गया हो। दूसरी तरफ फरीद अब उसी बाजार में खड़ा था, मगर हालात बिल्कुल उलट चुके थे। वो दूर से ये सब देखता, सुलेमान की टपरी पर लौटती भीड़ को, लोगों के बदलते हुए रवैये को, और उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उठता। ये वही जगह थी जहां कभी उसके आसपास लोग जमा होते थे और अब वही लोग सुलेमान के पास खड़े थे। उसने कई बार चाहा कि वो आगे बढ़े, कुछ कहे, मगर उसके कदम जैसे किसी बोझ से दबे हुए थे। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सुलेमान की टपरी की तरफ बढ़ा। सुलेमान उस वक्त एक जूते में आखिरी टांका लगा रहा था। उसने सिर उठाकर फरीद को देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने काम को पूरा किया, जैसे वो हर बात को अपने वक्त पर ही होने देना चाहता हो। फरीद कुछ पल तक खड़ा रहा, फिर उसकी आवाज कांपते हुए निकली, सुलेमान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुलेमान ने अपने औजार एक तरफ रखे और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ना कोई गुस्सा था, ना ही कोई हैरानी, बस एक सुकून था जो फरीद के लिए और भी मुश्किल बना रहा था। फरीद की आंखें झुक गईं, उसके होंठ सूख गए और फिर जैसे उसके अंदर का सारा बोझ एक ही बार में बाहर आ गया। वो उस रात गठरी मैंने ली थी, ये कहते ही उसकी आवाज टूट गई। उसके शब्द जैसे हवा में ठहर गए और आसपास का सन्नाटा और गहरा हो गया। बाजार में अब भी कुछ लोग थे, मगर उस पल जैसे सब कुछ थम सा गया था। सुलेमान कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसकी नजरों में कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वो पहले से सब जानता हो, या शायद उसने कभी शक ही नहीं किया था। उसने धीरे से पूछा, क्यों फरीद? ये सवाल सीधा था, मगर इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ था। फरीद ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे लगा अगर वो पैसा मेरे पास होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने लालच किया और मैं हार गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो पहली बार अपने किए के बोझ को पूरी तरह महसूस कर रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद सुलेमान ने गहरी सांस ली और कहा, जो चला गया वो मेरा था ही नहीं, और जो मेरे लिए है वो मुझसे कोई नहीं ले सकता। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक यकीन था। फरीद ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जैसे उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे माफ कर दोगे? उसने धीमे से पूछा। सुलेमान ने हल्की सी नजर झुकाई और कहा, अगर मैं तुझे माफ नहीं करूंगा तो मेरा दिल कैसे हल्का होगा। ये सुनते ही फरीद जैसे टूट गया। उसने अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया। उस पल फरीद के अंदर जो चल रहा था उसे शब्दों में कहना आसान नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया कि गलती का बोझ सिर्फ तब तक भारी होता है जब तक इंसान उसे छुपाता है, और जैसे ही वो उसे कबूल करता है दिल थोड़ा हल्का होने लगता है। मगर साथ ही एक शर्म भी थी जो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं सब वापस नहीं कर सकता, मगर जो बन पड़ेगा करूंगा। सुलेमान ने बस इतना कहा, नियत ठीक हो जाए तो रास्ते खुद बन जाते हैं। बाजार के कुछ लोग दूर खड़े ये सब देख रहे थे, मगर किसी ने बीच में आकर कुछ नहीं कहा। उस पल दो दोस्तों के बीच जो हो रहा था वो किसी तमाशे का हिस्सा नहीं था,
बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो दिलों को बदलने की ताकत रखती थी। फरीद अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर एक नई शुरुआत का एहसास था, मगर साथ ही अपने अतीत की परछाई भी थी। जरा फशान के उस शहर में उस शाम एक अजीब सा सुकून उतर आया था। सूरज पूरी तरह ढल चुका था, मगर एक नई रोशनी जैसे दो दिलों के बीच जन्म ले चुकी थी। एक ने सब्र से जीत हासिल की थी और दूसरे ने अपनी गलती को मानकर वापसी का रास्ता चुन लिया था। और यही वो मोड़ था जहां कहानी अपने सबसे गहरे मतलब की तरफ बढ़ रही थी। माफी मांगना कमजोरी नहीं, हिम्मत होती है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो लाइक जरूर करें। जरा फशान के उस पुराने बाजार में हालात पूरी तरह बदल चुके थे, जैसे वक्त ने खुद अपने हाथों से हर चीज को उसकी असली जगह पर रख दिया हो। सुलेमान की टपरी अब पहले से ज्यादा आबाद रहने लगी थी। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे थे, सिर्फ उसके हुनर की वजह से नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और सब्र की वजह से भी। बाजार के लोग अब अक्सर कहते, अगर ईमानदारी देखनी हो तो सुलेमान को देखो। और ये जुमला धीरे धीरे एक मिसाल बनता जा रहा था। जो लोग कभी उस पर शक करते थे, अब वही उसके सामने अदब से खड़े होते, जैसे अपने ही फैसलों पर शर्मिंदा हो। मगर सुलेमान के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। वो अब भी वैसे ही सादगी से काम करता, वैसे ही कम बोलता और हर काम के बाद वही दुआ करता, या अल्लाह इसमें बरकत देना, जैसे उसके लिए सब कुछ पहले जैसा ही हो। दूसरी तरफ फरीद की जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। उसने अपने पुराने तरीकों को छोड़ दिया था और अब फिर से छोटी शुरुआत करने लगा था। उसकी रेहड़ी अब पहले जैसी बड़ी नहीं रही थी, सामान भी कम था, मगर इस बार उसके चेहरे पर एक सच्चाई थी जो पहले नहीं थी। लोग अब उसे अलग नजर से देखते, कुछ उसकी मदद करते, कुछ उसे समझाते और कुछ अब भी दूरी बनाए रखते। फरीद हर नजर को सहता, हर बात को चुपचाप सुनता, जैसे वो अपने हर पिछले कदम का हिसाब खुद से ले रहा हो। उसने कई बार कोशिश की कि वो सुलेमान के नुकसान की भरपाई कर सके, मगर हर बार उसे एहसास हुआ कि कुछ चीजें सिर्फ पैसे से वापस नहीं आती। एक दिन बाजार के बीचों बीच कुछ लोग जमा थे और बात सुलेमान और फरीद की ही हो रही थी। कोई कह रहा था, देखा सब्र का फल कैसे मिला, तो कोई जवाब दे रहा था, और लालच का अंजाम भी देख लो। ये बातें अब खुलकर होने लगी थीं, जैसे हर किसी ने इस कहानी से कुछ सीख लिया हो। हाजी करीम भी वहीं खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, इंसान की असल पहचान उसके बुरे वक्त में होती है। और ये बात सुनकर कई लोगों ने सिर हिला दिया। फरीद अब अक्सर सुलेमान के पास बैठ जाता था, बिना ज्यादा बात किए। वो उसकी मदद करता, कभी औजार पकड़ाता, कभी कोई छोटा काम कर देता। सुलेमान भी उसे रोकता नहीं था, जैसे उसने उसके लिए अपने दिल का दरवाज़ा बंद ही नहीं किया हो। दोनों के बीच अब भी खामोशी थी, मगर ये खामोशी पहले जैसी भारी नहीं थी, बल्कि उसमें एक समझ थी, एक एहसास था कि जो कुछ हुआ उसने उन्हें बदल दिया है। धीरे धीरे फरीद ने अपने अंदर एक नई मजबूती महसूस की। उसने अपने हर काम में ईमानदारी को जगह दी, हर सौदे में सच्चाई रखी और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। लोग भी अब उसके इस बदलाव को देखने लगे थे और कुछ ने तो कहना भी शुरू कर दिया, शायद गलती से ही इंसान सीखता है। मगर फरीद जानता था कि ये सीख आसान नहीं थी। इसके पीछे एक लंबा दर्द था, एक भारी पछतावा था। जरा फशान के उस बाजार में अब ये कहानी सिर्फ दो दोस्तों की नहीं रही थी, बल्कि हर उस इंसान की बन गई थी जो कभी न कभी किसी मोड़ पर खड़ा होता है, जहां उसे सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है। सुलेमान की खामोश जीत और फरीद की टूटी हुई मगर सच्ची वापसी दोनों मिलकर एक ऐसा सबक दे रही थी जिसे शब्दों में कहना जरूरी नहीं था। लोग अब अपने बच्चों को ये किस्सा सुनाने लगे थे ताकि वे समझ सकें कि धोखा और चोरी कभी किसी को सुकून नहीं देते और सब्र और ईमानदारी देर से सही मगर अपना फल जरूर देते हैं। इस तरह जरा फशान के उस शहर में एक कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक सबक बनकर हर दिल में बस गई, जो वक्त के साथ और भी गहरी होती चली गई। हर कहानी एक सबक छोड़ती है। अगर आपने कुछ सीखा तो इसे आगे जरूर पहुंचाए। जरा फशान के उस पुराने शहर में अब जैसे एक ठहराव आ गया था, मगर यह ठहराव सन्नाटे का नहीं बल्कि सुकून का था। वक्त ने अपनी रफ्तार धीमी नहीं की थी, मगर लोगों के दिलों में अब एक नई समझ जरूर आ गई थी। सुलेमान की टपरी अब सिर्फ एक काम करने की जगह नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी मिसाल बन गई थी जहां लोग सिर्फ जूते ठीक कराने नहीं, बल्कि कुछ पल सुकून लेने भी आते थे। उसकी वही पुरानी जगह, वही औजार, वही सादा अंदाज, मगर अब उसकी पहचान पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। लोग जब उसके पास बैठते तो अक्सर कहते, तुमने कैसे इतना सब्र किया? और वो हल्की सी मुस्कान के साथ बस इतना कहता, जो अल्लाह लिखता है वही बेहतर होता है, और फिर अपने काम में लग जाता। फरीद अब उसके साथ बैठने लगा था, मगर पहले की तरह शोर नहीं करता था। उसकी बातों में ठहराव था और उसके काम में एक सच्चाई जो हर किसी को महसूस होती थी। उसने अपनी रेहड़ी को फिर से खड़ा किया, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की और हर दिन खुद को ये याद दिलाया कि असली कमाई सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि भरोसे की होती है। कई बार वो खुद ही कहता, मैंने देर से सीखा मगर सही सीखा,
और ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे वो अपने अंदर के बोझ को धीरे धीरे हल्का होते देख रहा हो। दोनों की दोस्ती अब पहले से अलग थी, मगर कमजोर नहीं बल्कि और गहरी हो चुकी थी। अब उनके बीच कम शब्द होते थे, मगर हर खामोशी में एक समझ थी। एक दिन शाम के वक्त जब बाजार की रौनक धीरे धीरे कम हो रही थी, फरीद ने सुलेमान से कहा, तूने मुझे क्यों माफ किया? ये सवाल सीधा था, मगर इसके पीछे कई रातों की बेचैनी छुपी थी। सुलेमान ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि अगर मैं तुझे माफ नहीं करता तो शायद मैं खुद भी सुकून से नहीं जी पाता। ये सुनकर फरीद चुप हो गया, जैसे उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया हो। अब्दुल रहमान भी अक्सर वहां आकर बैठ जाते थे और दोनों को देखकर मुस्कुरा देते थे। एक दिन उन्होंने कहा, इंसान की असली जीत तब होती है जब उसका दिल साफ हो जाए, और ये बात जैसे दोनों के दिलों में उतर गई। हाजी करीम भी कभी कभी वहां आकर खड़े हो जाते और कहते, अब समझ आया कि मैंने क्या कहा था, दोस्ती में हिसाब कम रखा करो, और फिर खुद ही हल्की सी हंसी हंस देते। ज़राफ़शान के बाजार में अब ये कहानी हर किसी की जुबान पर थी, मगर इसे कोई कहानी की तरह नहीं सुनाता था, बल्कि एक सच्चाई की तरह याद रखता था। लोग अपने बच्चों को समझाते, देखो धोखा कभी सुकून नहीं देता, और फिर सुलेमान और फरीद की तरफ इशारा कर देते। ये दोनों अब किसी किताब के किरदार नहीं थे, बल्कि एक जीती जागती मिसाल बन चुके थे। वक्त बीतता गया, मगर उस कहानी का असर कम नहीं हुआ। सुलेमान वैसे ही अपनी टपरी पर बैठा रहा, अपने काम में लगा रहा, और हर दिन के साथ उसकी जिंदगी में एक नई बरकत आती रही। फरीद उसके साथ खड़ा रहा, सींचता रहा और हर कदम को संभाल कर रखता रहा। दोनों की राह अब एक बार फिर साथ थी, मगर इस बार उसमें समझ, सब्र और सच्चाई की गहराई भी शामिल थी। ज़राफ़शान के उस शहर में अब जब भी शाम ढलती और चिराग जलते, तो ऐसा लगता जैसे हर रोशनी इस बात की गवाही दे रही हो कि खामोश सब्र कभी बेकार नहीं जाता। देर जरूर होती है, मगर जो सुकून उसके बाद आता है वो हर दर्द को भुला देता है। और इसी सुकून के साथ ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंची, मगर अपने पीछे एक ऐसा एहसास छोड़ गई जो हर सुनने वाले के दिल में हमेशा जिंदा रहने वाला था। खामोश सब्र का सुकून देर से मिलता है। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।